हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, ये टॉपिक जो स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड सिलेबस होता है उसका भी पार्ट होता है और इंडियन पॉलिटी का भी एक कंपलसरी पार्ट है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार बना है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वर्तमान जो विश्व की पॉलिटिक्स चल रही है उसको एक बुनियाद प्रदान करता है। यानी कि वर्तमान में हर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट लागू हो चुका है और हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। इसी विचार के साथ वर्तमान सरकार है भारत की, वो भी इसी प्रयास में लगी हुई है और राज्यों की सरकारें भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अच्छा बढ़ावा दे रही है। इन प्रयासों को देखते हुए और वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जैसा कि स्थानीय शासन ये एक अनिवार्य भाग बन गया है, तो इसके बारे में हमें जो इंडियन पॉलिटी वाला भारतीय संविधान के अंदर जो जो प्रावधान किए गए हैं और जो प्रैक्टिकल पार्ट हैं, व्यवहारिक जो भाग हैं, उनके बारे में आज का हमारा इस वीडियो के अंदर चर्चा रहेगी। तो देखते हैं स्थानीय शासन क्या होता है, ये भारतीय संविधान के अंदर कहां पर है, और हम जब आज की क्लास के अंदर चर्चा कर रहे हैं तो इसका हमारा पहला टॉपिक है वो है अर्थ। उसके बाद हम देखेंगे संविधान के अंदर स्थानीय शासन से रिलेटेड बातें, उसके बाद देखेंगे सिफारिशें, और सिफारिशों के बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि ग्रामीण स्थानीय शासन। इसके बारे में आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। तो चलिए हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर पहले समझते हैं स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक तो हमारी सामान्य भाषा में लोकल का मतलब होता है फर्जी टाइप का, लेकिन यह लोकल का मतलब होता है स्थानीय, यानी कि स्थान जो हमारा स्थान है जहां पर हम रहते हैं, चाहे हम गांव में रहे या शहर में रहे, ऐसे स्थान विशेष की लोगों द्वारा बनाई गई अपने प्रशासन करने की एक छोटे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग तो स्थानीय शासन का मतलब हुआ जिला या जिले से निम्न स्तर की जो सरकारें होंगी उन्हें हम स्थानीय सरकार कहेंगे, यानी कि जिले स्तर की बात होगी, और जिले से नीचे पंचायत है, ब्लॉक स्तर की बात होगी, या फिर जो ग्राम है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के स्तर की बात करेंगे। तो इस जिला या पंचायत समिति या फिर पंचायत के स्तर की जो सरकारें होती हैं इन्हें कहते हैं स्थानीय सरकार। अब जब भारतीय संविधान का अगर हम आर्टिकल 40 पढ़ते हैं, जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार ये एक गांधीवादी विचार था जिसमें लिखा गया था कि सरकार ये प्रयास करेगी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हैं इसलिए कोई मूल अधिकार जैसी बात नहीं थी। ये एक निर्देश था सरकार के लिए कि सरकार ये प्रयास करे कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का निर्माण किया जाए और उन्हें स्वशासन की शक्ति दी जाए। इसी को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर ये वाला प्रावधान जोड़ा गया, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मूल संविधान के अंदर स्थानीय शासन जैसी चीजें नहीं थी, इन्हें बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर जोड़ा गया। पहले देख इसका अर्थ समझ में आया कि जिला या जिले से निम्न स्तर की जो भी सरकारें होती हैं उन्हें स्थानीय सरकार कहेंगे। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा साधा जीता जागता प्रमाण है। ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर कोई भी निर्णय जनता स्वयं लेती हो, और हम जानते हैं पंचायतों के अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो जनता की जो बनी हुई ग्राम सभा है, ग्राम सभा स्वयं ही लेती है। यानी कि हमारे गांव के अंदर जो गलियां होती है, गलियों के अंदर सड़कों का निर्माण होना है या नहीं होना है, इसके अंदर अगर जनता विरोध करती है तो नहीं होता है, और जनता अगर सरपंच से निवेदन करती है तो सरपंच आगे सिफारिश करते हैं और उनको जब अनुदान मिल जाता है तो वो वहां पर सड़क का निर्माण करवा देते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि लोकतंत्र में शासन की जो व्यवस्था है इसकी बागडोर किसी केंद्र में होने की बजाय जनता में बिखेर दी गई है। तो वर्तमान में हम देखते हैं भारत के अंदर 3 स्तर की सरकारें होती है। केंद्र स्तर पर सरकार यानी संघ स्तर की सरकार है, उसके बाद राज्यों की स्तर की सरकार, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्थानीय सरकार। यानी कि अब जो शासन करने की जो शक्ति है वो स्थान पर बांट दी गई है, स्थान स्थान के लोगों को बांट दी गई है, जहां से बनता है स्थानीय शासन। तो ये था स्थानीय शासन का अर्थ।
उसके बाद देखते हैं क्या ये संविधान के अंदर लिखा गया है स्थानीय शासन। जी हाँ, भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है और भारतीय संविधान के अंदर हमने स्थानीय शासन है वो दो जगहों पर होता है, एक होता है गांव के स्तर पर और दूसरा होता है शहर के स्तर पर। जो ग्रामीण स्तर की स्थानीय शासन की व्यवस्था थी इसे हमने 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के अंदर ऐड करवाया और इस शहरी स्तर वाले को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के अंदर ही ऐड करवाया था। तो 1992 के अंदर हमने दो संविधान संशोधन किए, एक को बोलते हैं 73वां, दूसरे को बोलते हैं 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा भारतीय संविधान के अंदर गांव के लिए एक अलग से भाग जोड़ा गया जिसे बोलते हैं भाग 9, यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय शासन है इसके बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया, भाग 9 में उल्लेख किया गया। और वही शहरी जो स्थानीय शासन है इसके बारे में हमने कहा किस भाग के अंदर उल्लेख किया, तो 9 के साथ में एक और सब क्लोज जोड़ा और वो भाग बना 9(a), यानी कि संविधान के भाग 9 और 9(a) के अंदर स्थानीय शासन के बारे में विवरण है। 9 के अंदर गांव के स्तर का है और 9(a) के अंदर है वो है शहरी स्तर पर। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर ये चीजें डाली गई हैं? तो जी हाँ, भारतीय संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 के अंदर ही गांव और शहर स्तर के स्थानीय शासन के बारे में विवरण डाला गया। इसके अंदर कई प्रकार के सब क्लोज जोड़े गए थे, तो उन सब क्लोज के अंदर ही ये संपूर्ण व्यवस्था की गई है। और भारतीय संविधान के अंदर दो अनुसूचियां और जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची है उसका नाम है पंचायतें, यानी कि ये ग्रामीण स्तर की जो स्थानीय शासन है इनके बारे में बताएगा। और एक और अनुसूची जोड़ी गई 12वीं जो बताती है नगर पालिका से जुड़ी हुई है, यानी नगर निगम को कौन प्रकार से शक्तियां दी गई है। तो ये था भारतीय संविधान के बारे में विवरण कि भारतीय संविधान में स्थानीय शासन कहां पर है। तो भाग देखा जाए तो भाग 9 और भाग 9(a), 9 गांव के स्तर का था, 9 जो ए जोड़ा गया यानी कि 9(a) है, ये इसके अंदर शहरी स्तर के स्थानीय शासन की बात हुई। अनुच्छेद एक ही है ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय शासनों के लिए, वो है आर्टिकल 243। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर दो अनुसूचियां भी जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायतों को दिए गए 29 विषयों का विवरण है और जबकि 12वीं अनुसूची के अंदर नगर निगम और जो शहरी स्थानीय शासन है इनको दिए गए 18 विषयों का विवरण दिया गया है। तो ये थी भारतीय संविधान के अंदर स्थानीय शासन की स्थिति। अब देखते हैं कि क्या हुआ, स्थानीय शासन 1992 के अंदर क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया, क्या भारत के अंदर पहले स्थानीय शासन जैसा कोई कॉन्सेप्ट था। इन तमाम बिंदुओं पर अब हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर डायरेक्टली ये वाले स्थानीय शासन का कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया था। इससे हमारे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंदर एक निर्देश के रूप में लिखा गया था। उसके बाद भारत सरकार ने एक 1952 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया जिससे बोलते थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि देश के विभिन्न प्रकार के समुदायों का विकास करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया। जब सरकार का ये कार्यक्रम चलने के बाद कुछ समय के बाद में लगभग 5 साल के बाद में सरकार ने इसकी एक बार जांच करवाई, यानी कि इसका आउटकम क्या निकला, क्या परिणाम निकला, क्या समुदाय का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं की जांच करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 के अंदर शुरू हुआ था उसके आउटकम की यानी परिणामों को बारे में देखना और इसका आउटकम अच्छा हो सके उसके लिए सिफारिशें देने के लिए बलवंत राय मेहता जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने 1957 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अंदर कमेटी ने साफ तौर पर बता दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारे नौकरशाहों की हाथ में डाला गया था, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अधिकारियों को शक्ति दी गई थी समुदाय के विकास करने की, लेकिन अधिकारियों ने गलती से समुदाय की वजह उसे अपना खुद का विकास समझ लिया और उन्होंने तमाम जो बजट दिया गया था उसका प्रयोग अपने आप के विकास करने में ही लगा दिया। तो फिर इनसे पूछा गया कि अब क्या ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि समुदाय में जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी तो समुदाय की बजाय अपने विकास पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नौकरशाही जो नाम चलता है वो वहां से ही शुरू हो गया था कि नौकरशाह अपना विकास ज्यादा करते हैं न कि समुदाय का। तो फिर इनसे पूछा गया कि करना क्या चाहिए, सरकार के पास क्या विकल्प है। तो फिर बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार कुछ सिफारिशें दी
उन सिफारिशों में से प्रमुख प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी वो देखते हैं। पहली है कि आप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कीजिए, यानी कि अब जो विकास कार्यक्रम किया जाएगा वो विकास कार्यक्रम अधिकारियों की बजाय हम त्रिस्तरीय जो पंचायती राज संस्थाएं बनाएंगे उनके हाथों में डालेंगे, यानी कि डायरेक्टली समुदाय को पैसे देंगे कि आप अपना विकास स्वयं कीजिए। तो इसके लिए इन्होंने पहली सिफारिश की कि 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कीजिए और उनमें जो ग्राम सभा होगी यानी कि जो ग्राम पंचायत होगी उसका तो प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए और बाकी जो पंचायत समिति के स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर की और जो जिला स्तर की स्थानीय निकाय होगी उसका निर्माण आप अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हो, लेकिन ग्राम पंचायत का निर्माण प्रत्यक्ष चुनाव से ही होना चाहिए ताकि डायरेक्टली जनता इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो विकास के कार्यक्रम के जितने भी विकास से रिलेटेड कार्यक्रम बनाए जाएंगे यानी जितने भी योजनाएं लाई जाएगी, जो भी गतिविधियां की जाएगी वो सभी गतिविधियां पंचायत समिति करेगी, यानी कि कार्यकारी निकाय किसको बनाया इन्होंने, पंचायत समिति को बनाया, यानी ब्लॉक स्तर पर तहसील के स्तर पर विकास के कार्यक्रम बनाए जाएंगे और ये कार्यक्रम फिर पंचायतों को दिए जाएंगे। पंचायतें अपने अपने पंचायत का यानी कि गांव का विकास करने के लिए कार्य करेगी। ऐसे ही कुछ इन्होंने सिफारिशें दी। सिफारिशें देने के बाद में उस समय हमारे आज के समय में हमारे यहाँ पर विकास कार्यक्रम देखता है नीति आयोग, लेकिन पहले नीति आयोग नहीं था, उसकी जगह पर था योजना आयोग जिसे 2015 में समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह अब वर्तमान में नीति आयोग चलता है। जब योजना आयोग हुआ करता था उसके साथ में एक और संस्था थी जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बारे में आज कोई विवरण नहीं है क्योंकि जब 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया तो योजना आयोग तो नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या हुआ कोई नहीं जानता क्योंकि वो अब खाली रहती है, कोई उसके अंदर जाता नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 के अंदर बलवंत राय जी की जो सिफारिशें थी इन्हें स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में सभी लोगों ने, क्योंकि इस पर कोई संवैधानिक दर्जा जैसी कोई बात थी नहीं, तो सभी राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने स्तर पर ऐसा कुछ कार्य कीजिए। विकास कार्यक्रम के लिए ही बात हो रही थी, तो कुछ स्तर पर कुछ राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करना शुरू किया। तो भारत के अंदर प्रथम पंचायती राज संस्थान का निर्माण राजस्थान के नागौर जिले के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 के अंदर किया गया। जब 1959 में राजस्थान के जो नागौर जिले के अंदर पंचायती राज संस्थान का निर्माण किया तो इसके साथ में राजस्थान के अन्य जिलों में भी पंचायती राज संस्थाएं बनने लगी और तभी आंध्रा में भी 1959 के अंदर ही आंध्र प्रदेश के अंदर भी पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हुआ। उसके बाद 1960 आया। 1960 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, गुजरात ऐसे कई राज्य थे जहां पर पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण होने लगा। लेकिन एक चीज की और दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि पंचायती राज संस्थाएं तो कई जिलों में बन गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्य जैसे राजस्थान, आंध्रा, यहाँ पर 3 स्तर की सरकारें बनी जो कि बलवंत राय जी ने बोली थी। पश्चिम बंगाल के अंदर 4 स्तर की पंचायतें बन गई और कर्नाटक, गुजरात ऐसे कुछ राज्य थे जहां पर 2 स्तर की सरकार ही बनी। तो बलवंत राय जी ने सिफारिशें देने पर कुछ राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं तो बनी, लेकिन उनके अंदर एक रूपता नहीं थी क्योंकि ये कोई निश्चित ढांचा दिया ही नहीं था। इन्होंने तो सिफारिश की, राज्यों ने अपने अपने तरीके से पंचायती राज संस्थाएं बनानी शुरू कर दी, एक समानता इनके अंदर थी नहीं। उसके बाद कुछ समय और गुजरा, तकरीबन 1978 के अंदर 1977 के अंदर जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार की जगह जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता संघ ने एक नई समिति गठित की जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। तो दूसरी समिति गठित हुई, उसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 1978-79 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने कहा कि भारत के अंदर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। अब आप यहां से ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल डेप्थ में क्वेश्चन पूछने लगे और डेप्थ के अंदर जाकर वो लोग ये तक पूछ लेते हैं कि किस समिति ने कौन सी विशेष सिफारिश की थी। इसीलिए मैंने शुरुआत में इस टॉपिक को रखा है क्योंकि अगर आप कोई यूपीएससी या आरएस जैसे एग्जाम देने वाले हैं तो फिर उन स्टूडेंट के जो देने की तैयारी कर रहे हैं उनके नोट्स में देखना इस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी समिति है जिसने सिफारिश की थी कि द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं बनाई जाए, जबकि बाकी सब त्रिस्तरीय की बात करेंगे। यही एक ऐसी समिति है जो कहती है कि द्विस्तरीय
समिति द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करे। तो इसमें एक चीज हाईलाइट करने वाली बन गई। उसके बाद और जो द्विस्तर पर बनेगी वो कौन कौन सी होगी? एक को बनाइए जिला स्तर पर जिला परिषद, दूसरे को बनाइए मंडल स्तर पर। मंडल का मतलब तहसील ही होता है। तो तहसील और जिला स्तर पर आप पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कीजिए, यानी कि द्विस्तरीय पंचायतें बनाइए। उसके बाद बलवंत राय जी ने कहा था कि विकासात्मक कार्यों की कार्यात्मक कार्यकारी निकाय है वो कौन होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। लेकिन मेहता जी, अशोक मेहता जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो कार्यकारी निकाय है वो जिला होना चाहिए। यानी कि पहले विकासात्मक कार्यक्रम कहां से तय होते थे? राज्यों से होते थे। तो अशोक मेहता जी कहते हैं कि ये कार्यक्रम जिला स्तर पर होने चाहिए, न कि राज्य स्तर पर। जबकि बलवंत मेहता जी क्या कहते हैं? पंचायत समिति के स्तर पर, यानी कि तहसील के स्तर पर होंगे। जबकि अशोक मेहता जी कहते हैं कि जिला के स्तर पर आप पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कीजिए। ठीक है। उसके बाद जब पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, इस चुनाव के अंदर आप कोशिश कीजिए कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी राजनीतिक दलों को बोलिए कि इन चुनाव के अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि राजनीतिक दल अगर ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्र के स्तर तक, यानी कि राष्ट्रीय दल के रूप में भी प्रचलित हैं, तो वो राष्ट्र के स्तर पर जो पंचायतें बनाते योजनाएं बनाते हैं, उन्हीं योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक भी लेकर आएंगे। तो इनके कहने का मतलब है कि चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कीजिए। यानी कि जब सरपंच का भी चुनाव हो तो इस चुनाव के अंदर राजनीतिक दल भी पार्टिसिपेट करने चाहिए। उसके बाद कराधान की शक्ति दीजिए, यानी कि पंचायतों को केवल ऐसे ही मत छोड़िए। आपने पंचायतें गठित कर दी लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, तो अगर पैसा नहीं है तो फिर वो पंचायतें किसी काम की नहीं है। उनको कराधान यानी कि लोगों पर कर लगाकर धन वसूलने की शक्ति दीजिए, ताकि वो लोगों से ही, अपने स्तर के लोगों से ही पैसा जुटाएं और उसी पैसे को वापस उसी क्षेत्र के विकास में लगा दे। तो कराधान की शक्ति दीजिए। और जिला स्तर पर सोशल ऑडिटिंग करवाइए। सोशल ऑडिटिंग का मतलब होता है कि सामान्य जनता द्वारा इसका निरीक्षण करवाइए। निरीक्षण का क्या मतलब है कि आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए जिस रिपोर्ट के अंदर सामान्य जनता से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे गांव के जो सरपंच है, आप बाहर से किसी व्यक्ति को भेजिए, वो व्यक्ति गांव के अंदर जाएगा और गांव से कुछ लोगों को मतलब मान लेते हैं कि गांव की टोटल पॉपुलेशन 1000 लोगों की है, मतदान करने वाले मतदाताओं की है, और उस 1000 में से उस व्यक्ति ने आकर 100 या 200 लोगों से क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान जो सरपंच है वो कैसे हैं। तो सरपंच के बारे में जो भी बातें वो 100-200 लोग बताएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और फिर बताएंगे कि गांव का सरपंच वास्तव में किस कदर का है, यानी कि अच्छा व्यक्ति तो है या फिर वो केवल अपना विकास पर ज्यादा फोकस कर रहा है गांव की बजाय। तो इस प्रकार की जो ऑडिटिंग होती है उसे बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग, यानी कि समाज द्वारा की गई ऑडिटिंग। तो आप सोशल ऑडिटिंग की भी व्यवस्था करवाइए। उसके बाद एससी और एसटी को पंचायतों के स्तर पर आरक्षण दीजिए, और ये आरक्षण उसकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, और इनको संवैधानिक मान्यता दीजिए। संवैधानिक मान्यता का मतलब समझ में आया। बलवंत राय मेहता वाली परिस्थितियों में कई राज्यों के अंदर पंचायती राज संस्थाएं बनी थी लेकिन एक रूपता नहीं थी, इसलिए इन्होंने अशोक मेहता जी ने कहा कि इनको संविधान के अंदर लिखवा दीजिए, क्योंकि संविधान का पालन तो सभी करेंगे, तो संविधान में अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो फिर लोग संवैधानिक मान्यताओं की वजह से मजबूर होकर प्रत्येक राज्य में द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हो जाएगा। ये थे अशोक मेहता जी की रिपोर्ट, सिफारिशें, ये हमने पढ़ी। अब आते हैं कुछ अन्य समितियां जिन्होंने क्या रिपोर्ट दी। उसमें एक आते हैं हनुमंत राव। इन्होंने 1984 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कहा, अलग से कुछ नहीं कहा, बाकी सारे प्रावधान सेम ही जैसे हैं। इन्होंने कहा कि जिला कार्यकारी निकाय है वो जिला स्तर पर होना चाहिए, यानी कि इनका भी कहना है कि योजनाओं का विकास जिला स्तर पर करें। बलवंत राय जी पंचायत समिति के स्तर की बात करते हैं, जबकि अशोक मेहता जी और हनुमंत राव जी ये कहते हैं कि जिला स्तर पर कार्यकारी योजनाएं बनाई जाएगी और उनको गांवों तक बांटा जाएगा, और फिर गांव वाले उसका विकास कार्यक्रम करेंगे, और अगर सरपंच ने विकास कार्य किया तो उसकी बाद में सोशल ऑडिटिंग करवाएंगे। सोशल ऑडिटिंग की रिपोर्ट अच्छी आई तो फिर अगली बार जनता उस व्यक्ति को सरपंच के रूप में चुनेगी, और सोशल ऑडिटिंग की रिपोर्ट खराब आती है तो सरपंच बदल दिया जाएगा। तो इनके कहने का मतलब यह था। उसके बाद एक और रिपोर्ट समिति बनी जिसका नाम था जीवीके राव। अब ये इतनी समितियां क्यों बन रही हैं, इसके पीछे रीजन क्या था?
जैसे बलवंत राय मेहता जी ने जब रिपोर्ट दी थी उस समय कांग्रेस सरकार ही थी, बनाने वाली भी कांग्रेस सरकार, और जब रिपोर्ट आई तब भी कांग्रेस सरकार ही थी, तो सरकार ने ये मान लिया, लेकिन संवैधानिक दर्जा जैसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद अशोक मेहता जी, इन्होंने 77 में समिति गठित हुई, 79 के आसपास इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। जब रिपोर्ट दी तब तक जनता पार्टी की सरकार हट चुकी थी, वापस कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में अशोक मेहता जी की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर आते हैं 1984 के अंदर एक और रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हनुमंत राव जी की, तो यहां पर भी सरकार पलट गई, नई सरकार गठित हो गई, तो इनकी सिफारिशों को भी इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद एक और रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 1985 के अंदर। इस रिपोर्ट ने, जिसका नाम था जीवी के राव, इनके बारे में ध्यान में क्या रखना है कि इन्होंने अब तक जितने भी पंचायती राज संस्थाएं बनी थी, इनको बिना जड़ की घास कह दिया था। बिना जड़ की घास कहने का क्या मतलब है? अगर किसी घास की जड़ को काट दिया जाए तो फिर वो घास सूख जाएगी, यानी कि उस घास के फैलने के, प्रसारित होने के, जिंदा रहने के कोई चांसेस नहीं बचते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब तक आपने जितने भी राज्यों के अंदर पंचायती राज संस्थाएं बनाई हैं, वो सारी की सारी बेकार हैं और सूखी हुई घास जैसी हैं। इनके बढ़ने के, आगे फैलने के कोई चांसेस बचते नहीं है। तो ऐसे में क्यों कहा इन्होंने ऐसा? क्योंकि अब तक जो पंचायतें बन रही थी, वो पंचायतों का निर्माण तो हो रहा था, लेकिन इन पंचायतों को न तो किसी प्रकार की संवैधानिक मान्यता थी, और ना ही इनको राज्य वित्त की शक्ति देते थे, और ना ही राज्य इनको कुछ कार्य करने की शक्ति देते थे। वर्तमान में हमने देखा था कि भारतीय संविधान के अनुसूची 11 के अंदर पंचायतों को 29 विषय दी गए, लेकिन ये प्रावधान लागू होने से पहले 1992 से पहले जीवीके राव तो 85 में आ गए थे। 85 में तो ऐसी कोई मान्यताएं थी नहीं, इसीलिए यहाँ पंचायतों को कोई शक्ति मिली हुई नहीं थी, इसीलिए पंचायतों को इन्होंने बिना जड़ की घास कहा था। अब इन्होंने, जीवीके राव ने क्या अलग से रिपोर्ट सिफारिश की? उन्होंने अलग बोला कि जो कार्यकारी निकाय है वो पंचायती राज यानी कि ग्राम स्तर और पंचायत समिति के स्तर पर होना चाहिए, न कि जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता जी भी यही बात बोलते हैं। वो तो कहते हैं पंचायत समिति को दो, और ये कहते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाएं बन रही है, जिला परिषद, पंचायत समिति के स्तर पर पंचायत समिति, और यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये विकास के कार्यक्रम इन सभी पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए, और वो खुद ही पंचायती राज संस्थाएं ही अपने विकास कार्यक्रम निर्धारित करेगी, उनके लिए कार्य करेगी। जबकि अब तक हमने पढ़ा हनुमंत राव और अशोक मेहता, वो तो कहते हैं कि जिला परिषद को बनाओ, जबकि जीवीके राव और बलवंत राय कहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को बनाओ। बलवंत राय तो फिक्स करते हैं पंचायत समिति को, जबकि जीवीके राव कहते हैं कि तीनों स्तर की सरकारों को अलग अलग शक्ति दो, और ये खुद पंचायत वाले पंचायत स्तर का, समिति वाले पंचायत समिति के स्तर पर, जिला परिषद जिले स्तर पर विकास कार्यक्रम करे, और ये प्रावधान वर्तमान में लागू है। और इन्होंने कहा जिला विकास के लिए एक कमिश्नर को नियुक्त करो, कि जो जिला विकास कार्यक्रम है इसके लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति करो, यानी कि एक आयुक्त बनाइए जो जिला स्तर पर हमेशा जांच करता रहेगा कि इस गांव से लेकर जिला परिषद तक के कितने तो विकास कार्यक्रम आए और वो कितने सफल हुए, अगर विफल हुए तो क्यों हुए, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी व्यक्ति हैं, उस पर कार्रवाई कर सके। ऐसे एक आयुक्त को, कमिश्नर को नियुक्त करे। ये भी जीवीके राव समिति की सिफारिश पर किया गया। ये सिफारिश वर्तमान में लागू नहीं है। उसके बाद आता है एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने एलएम सिंघवी जी की एक समिति बनाई, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी, और ये राजस्थान के थे। इन्होंने 1986 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इन्होंने जो पहला ही शब्द यूज किया वो किया कि इन पंचायती राज संस्थाओं को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, ऐसे ही अपनी मनमर्जी की मत बनाने दीजिए, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट ये राज्य स्तर पर अपनी इच्छाओं से बनाई जाती है तो फिर ये बिना जड़ की घास वाली बात सच है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए ये बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। अगर आप चाहते हो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बना दीजिए, यानी कि जैसे राज्य स्तर पर राज्य की सरकार बनेगी, संघ स्तर पर संघ की सरकार बनेगी, वैसे ही ग्राम स्तर पर ग्रामीण सरकार बनेगी। इन्होंने एक और दर्जा अलग सिफारिश की, वो थी
कि ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत का निर्माण कीजिए, यानी कि न्याय के लिए भी लोगों को बार बार जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। उनके छोटे छोटे मामलों का निपटान करने के लिए न्याय स्तर पर पंचायत का भी निर्माण कीजिए। ये सेम सिफारिश अशोक मेहता जी ने भी की थी, आई थिंक हमने छोड़ दिया था। हाँ, अशोक मेहता जी ने भी न्याय पंचायत की सिफारिश की थी। अशोक मेहता जी ने एक और सिफारिश की थी कि पंचायती राज मंत्री पद भी बनाइए, जबकि इन्होंने केवल न्याय पंचायत की सिफारिश की थी। उसके बाद इनकी सिफारिश में जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी ग्राम सभा। इसके बारे में अभी तक किसी ने वर्णन नहीं किया था। ग्राम सभा के बारे में इन्होंने बताया कि ग्राम सभा कौन सी होगी, किसी भी गांव के पंचायत है, इस पंचायत में जितने भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन सभी मतदाताओं से बनी हुई सभा को ग्राम सभा कहेंगे और ग्राम सभा को निर्णय लेने की शक्ति दी जानी चाहिए। यानी कि ग्राम सभा खुद निर्धारित करेगी कि इस ग्राम के अंदर कौन से विकास कार्यक्रम होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो इन्होंने ग्राम सभा को बढ़ावा दिया, जो एलएम सिंघवी जी की सिफारिश थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति में वृद्धि करो। सेम बात जीवीके राव ने भी कही थी और यही बात इन्होंने कहा कि विकास कार्यक्रम की जो बागडोर है वो पंचायती राज संस्थाओं को ही दे दो, ना तो राज्य निर्धारित करेगा ना जिला करेगा। वो ये जिला परिषद जिला स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर विकास कार्यक्रम करेगी। उसके बाद कुछ और समितियां बनी, थुंगन समिति, गोडगिल समिति, ये समितियां भी हैं, जो कि दांतेवाला समिति, ये समितियां भी पंचायती राज संस्थाओं से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक में 73वें संविधान संशोधन। यानी कि ये तो थी बैकग्राउंड कि इन सभी समितियों ने कुछ ना कुछ सिफारिशें की और इनकी सिफारिशों के आधार पर हमारे यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का की स्थापना की गई। संविधान के अंदर इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखते हैं कि ये जो ग्रामीण स्तर की पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको कौन कौन सी शक्ति दी गई, किस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है और इनमें कौन सी चीजें आगे राज्य लागू करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे।